पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कांग्रेस और लेफ्ट से साथ मांगा, जिसके बाद बीजेपी को उसे घेरने का मौका मिल गया। बीजेपी ने टीएमसी पर हमला करते हुए कहा कि उसका बंगाल में कोई जनाधार नहीं बचा है और साथ ही बीजेपी ने चुनौती दी कि सभी साथ आ जाएं तो भी बीजेपी उन्हें अकेले हराएगी। If the left and the Congress are genuine anti-BJP forces, they should line up behind Trinamool Congress, because Trinamool Congress under Mamata Banerjee is the only party which is fighting the divisive politics of the BJP. जब चुनाव आगे आ रहा है, हारने का संभावना बढ़ रहा है, तब सबको साथ लेने का प्रयास हो रही है। आज इस पार्टी का ना तो जो जनाधार है, ना संगठन का कोई नींव बचा हुआ है। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, जितने की संभावना धीरे धीरे क्षीण हो रही है। इसलिए उनकी भी कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है और सबको बुला रहे हैं, और संभावना है कि ये सारे पार्टी एक हो जाएंगे, लेकिन भाजपा फिर भी सबको हराएगा। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कोरोना की वैक्सीन के पहुंचने के बाद अब दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल एलएनजेपी में इसे लगाने की तैयारियां भी तेज हो गई। पूरी दुनिया में कोरोना की वैक्सीन लगाने का सबसे बड़ा अभियान भारत में 16 जनवरी से शुरू हो रहा है और इसमें शामिल होने के लिए देश के कई राज्यों में खास तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली में कोरोना के सबसे बड़े अस्पताल एलएनजेपी से भी इसके लिए कई इंतजाम किए गए हैं। यहां 16 जनवरी को 100 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए अस्पताल में ही अलग से वैक्सीन सेंटर बनाया गया। वहां सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसका भी खास तौर पर ख्याल रखा गया। रूम बनाया गया है जहां पर 16 तारीख को जो है वैक्सीन लगाई जाएगी। इस अस्पताल में 4000 स्वास्थ्य कर्मी हैं और पहले दिन 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके बाद उनकी संख्या बढ़ाकर रोजाना 200 से 300 कर दी जाएगी। जिसका हम वेट कर रहे थे पिछले 9-10 महीनों से, वो अब 16 तारीख को एक सपने की तरह साकार होने जा रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ देश भर में सबसे अहम अभियान की शुरुआत 16 जनवरी से होगी। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को टीका लगाने के अभियान की आधिकारिक रूप से शुरुआत करेंगे, जिसके तहत देश भर में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को पहले दौर में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक देश के कुछ अस्पतालों को भी इस कार्यक्रम के दौरान जोड़ा जाएगा और वो कुछ स्वास्थ्य कर्मियों से बात भी करेंगे। साथ ही इस मौके पर प्रधानमंत्री कोविन ऐप भी लॉन्च करेंगे, जिसके जरिए ही टीका लगवाने के लिए लोग संपर्क कर पाएंगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार पूरे 1 साल से समूचा देश कर रहा था, और देश के लिए ये भी गर्व की बात है कि जिन कोरोना वॉरियर्स ने देश को कोरोना से बचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हें ही सबसे पहले कोरोना का टीका दिया जाएगा। लव जिहाद कानून पर मचे घमासान के बीच शादियों के रजिस्ट्रेशन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया। न्यूज़ 18 के सर्वेश दुबे की रिपोर्ट है कि अदालत ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादियों से पहले नोटिस जारी होने और उस पर आपत्तियों को गलत माना। साथ ही हाई कोर्ट ने इसे निजता के अधिकार का हनन बताया, जबकि फैसले में यह भी कहा गया कि किसी के दखल के बिना पसंद का जीवन साथी चुनना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि अगर शादी कर रहे लोग नहीं चाहते तो उनकी जानकारी भी सार्वजनिक न की जाए। हालांकि शादी कराने वाले अधिकारी के सामने यह विकल्प होगा कि वो दोनों पक्षों की पहचान और तथ्यों की पुष्टि करें। कोर्ट ने यह आदेश एक मुस्लिम समुदाय की लड़की के धर्म बदलकर हिंदू लड़के से शादी करने के मामले में दिया। कोलकाता की बाग बाजार इलाके में देर शाम भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि आग वहां के रिहायशी इलाके में लगी, जिसकी डराने वाली तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में आग की लपटें कई फीट ऊंची उठती हुई दिखाई दी। भीड़ भाड़ वाले इलाके में आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन आग की भीषण लपटों के आगे पानी की बौछारें भी बेअसर साबित हुई। हालात बेकाबू होते देख दमकल की कई और गाड़ियां भी वहां भेजी गई, लेकिन ये दमकल कर्मी भी आग से जूझते हुए दिखाई दिए। लपटों को देख इलाके में हड़कंप मच गया और डरे हुए लोग घरों से बाहर निकल आए। इस दौरान एहतियात के तौर पर आसपास के इलाके का ट्रैफिक भी रोकना पड़ा। दिल्ली में शर्तों के साथ सोमवार से स्कूल खुलेंगे। दिल्ली सरकार ने सोमवार से स्कूल खोलने का फैसला लिया। हालांकि बोर्ड परीक्षा और प्रैक्टिकल की तैयारियों के लिए अभी 10वीं और 12वीं क्लास के छात्र ही स्कूल जा सकेंगे और इसके लिए छात्रों के माता पिता की मंजूरी जरूरी होगी। यूपी के बरेली में एक लड़की ने शादी का झांसा देकर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार ने अश्लील वीडियो के जरिए 5 लड़कों पर गैंगरेप का भी आरोप लगाया। जब लड़की ने शादी करने के लिए कहा तो उन्होंने अश्लील वीडियो वायरल कर दिए।
खालिस्तान की मांग करने वाले संगठन सिक्स फॉर जस्टिस ने फिर जहर उगला और 26 जनवरी को इंडिया गेट पर खालिस्तान का झंडा फहराने वाले को इनाम देने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, खबर है कि किसान आंदोलन के बीच सरकार को शक है कि खालिस्तान समर्थक किसी बड़ी साजिश में जुटे हुए हैं। थाईलैंड ओपन में के श्रीकांत ने जीत के साथ दूसरे दौर में एंट्री कर ली, जबकि पी कश्यप और समीर वर्मा टूर्नामेंट से बाहर हो गए। बर्ड फ्लू की दहशत की वजह से यूपी के कानपुर में चिकन बैन कर दिया गया है। कानपुर में भी अगले आदेश तक चिकन की दुकानें बंद रहेंगी और इसके साथ ही होटल में भी चिकन परोसने पर रोक लगा दी गई है। यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। चिकन की बिक्री पर रोक के बाद कानपुर में रोजाना 10 करोड़ का नुकसान हो रहा है, लेकिन एहतियात के तौर पर प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ा। 1 किलोमीटर जो चिड़ियाघर है उससे 1 किलोमीटर दायरे के बाहर की सारी दुकानें और सारा आवागमन जो है वो चालू रहेगा और जो 1 किलोमीटर का एरिया उसके अंदर प्रतिबंधित रहेगा। कार बनाने वाली अमेरिका की नामी कंपनी जनरल मोटर्स ने भी उड़ने वाली कारों के बाजार में अपनी दावेदारी ठोक दी। कंपनी ने पहली बार दुनिया के सामने बिजली से चलने वाली अपनी कार का कॉन्सेप्ट पेश किया, जिससे तेजी से भागती जिंदगी में कीमती वक्त की बचत तो होगी ही, साथ ही आराम की भी पूरी गारंटी मिलेगी। इस कार का डिजाइन भी बिल्कुल हटके नजर आया। दिखने में न तो ये कार जैसी लगी और न ही ये किसी विमान जैसी लगी। कंपनी के जारी किए वीडियो में ये एक इमारत की छत पर खड़ी नजर आई और फिर वहीं से ही आसमान में उड़ने लगी, किसी हेलीकॉप्टर की तरह। यानी इसके लिए लंबे चौड़े रनवे की जरूरत नहीं। बताया गया कि उड़ने वाली ये कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकती है। दावा है कि ये कार लोगों का खुद का एक मिनी हवाई जहाज साबित होगी। मतलब ये कि भविष्य में कम दूरी के सफर के लिए हवाई जहाज के भरोसे रहने की जरूरत नहीं रहेगी। कभी जरूरी काम हुआ तो सीधा अपनी कार निकाली और टेक ऑफ कर लिया। हैदराबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक लड़के की मौत हो गई। ये घटना तब हुई जब वो अचानक सड़क पार करने के लिए उसके बीचों बीच आ गया और तभी वहां आई कार ने उसको जोरदार टक्कर मार दी। सामने आए वीडियो में साफ दिखा कि वो लड़का अचानक वहां पहुंचा और उसने सामने से आ रही गाड़ी को भी देख लिया, लेकिन गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि इससे पहले वो कुछ समझता वो उसे उड़ाकर चली गई। बाद में कुछ लोग उसकी मदद के लिए आए, लेकिन इस दर्दनाक हादसे में उसकी जान बच नहीं सकी। जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद यूपी के कई जिलों में अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। बुलंदशहर में 4 दिन पहले मिस इंडिया नाम की जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद राज्य भर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें झांसी से सामने आई। वहां पुलिस ने ड्रमों में भरकर जमीन में छुपाई गई अवैध शराब को बरामद किया। उन्होंने जमीन खोदकर ड्रमों को बाहर निकाला, साथ ही उस जगह की तलाशी भी की। कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें एक और जगह से भी ऐसे ही कई ड्रम बरामद हुए, जिन्हें खेती के पास मिट्टी में दबा दिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है और उच्च अधिकारियों के भी निर्देश हैं कि इस तरह के अभियान कंटिन्यू चलने चाहिए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें फतेहपुर से भी सामने आई, जहां पुलिस पूरे एक्शन में दिखी। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने एक गांव में दबिश दी और वहां से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। वहां भी शराब जमीन के अंदर छुपाई गई थी, जिसे फावड़े से खोदकर बाहर निकाला गया। 150 लीटर शराब बरामद की गई तथा 5 भट्टियां एवं उससे संबंधित उपकरण बरामद किए गए। कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 4 फरार हो गए। पुलिस ने वहां से मिली शराब को बहा दिया। बिहार में अगले हफ्ते से 6ठी क्लास के बच्चे भी स्कूल जा सकेंगे। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि 20 जनवरी के बाद 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चों के लिए भी स्कूल खोल दिए जाएंगे। इसके बाद फरवरी महीने में 5वीं क्लास के बच्चों के लिए भी स्कूल खोलने की तैयारी है। हालांकि इसके लिए बच्चों के माता पिता की सहमति जरूरी होगी, जिसके बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। कोरोना की वजह से कई महीनों तक बंद रहने के बाद राज्य में 4 जनवरी से स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में प्रशासन ने बस स्टैंड के सामने बनी कई अवैध दुकानों को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए वहां खुदाई करने वाली कई मशीनें बुलाई गई और फिर एक एक कर सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान वहां किसी तरह का कोई बवाल ना हो, इसे देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। खबर है कि इन लोगों ने पिछले 70 सालों से करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। 5 साल पहले प्रशासन की तरफ से इन्हें अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी जारी किया गया था और जब अतिक्रमण नहीं हटा तो प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। फर्रुखाबाद में तकरीबन 6 से अधिक जेसीबी इस समय मौके पर चल रही हैं, जिन्होंने यहाँ पर पूरा अतिक्रमण जो था ये सब हटा दिया।
कृषि सुधार कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर सवाल उठाकर कांग्रेस खुद ही फंस गई। कृषि सुधार कानूनों के मामले में बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर सवाल उठाकर कांग्रेस खुद ही फंस गई। कमेटी के 2 सदस्यों के कांग्रेस समर्थक होने की बात सामने आने पर उसके नेताओं के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया। देखिए, कांग्रेस भाजपा का कोई नहीं है इसके अंदर। हालांकि सरकार को भरोसा है कि इस मामले में कमेटी कोई भेदभाव नहीं करेगी। कोर्ट ने कमेटी बनाई है और वो कमेटी निष्पक्ष जांच करेगी। श्रीनगर एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस के विमान का एक हिस्सा वहां जमी बर्फ से टकरा गया। ये हादसा विमान के उड़ान भरने के दौरान हुआ, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे के समय विमान में 235 यात्री सवार थे। मध्य प्रदेश के झाबुआ में कई कड़कनाथ मुर्गे मरे पाए गए। इस मामले के आने के बाद अभी एक मुर्गे में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हो गई। दावा है कि इसी जगह से महेंद्र सिंह धोनी ने 2000 चूजों का ऑर्डर दिया था, लेकिन वो अभी तक सप्लाई नहीं हो पाए थे। सब लोग इतने खुश थे कि हम लोग हमारे गांव से धोनी जी को माल देने जा रहे हैं, लेकिन समस्या ये फंस के बीच में। आरोप है कि बिहार के मधुबनी में एक दिव्यांग लड़की का रेप किया गया। इस मामले में पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया है। इटली के सर्दिनिया से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक जंगली सूअर ने शिकारी पर ही हमला कर दिया और उल्टे शिकारी को ही अपना शिकार बनाने की कोशिश की। शिकारी ने जैसे ही सूअर की तरफ गोली चलाई, वो उसकी तरफ तेजी से भागा और उस पर हमला कर दिया। उसके हमले से शिकारी डर गई और चिल्लाने लगी। हालांकि किसी तरह उसने बंदूक से सूअर को मारकर दूर भगाया और अपनी जान बचाई। दिल्ली के तीनों नगर निगमों ने पक्षियों और कबूतरों को दाना डालने पर रोक लगा दी। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए तीनों एमसीडी की तरफ से यह कदम उठाया गया, जिसके तहत पार्कों में पक्षियों को दाना और पानी डालने के लिए जो जगह बनाई गई थी, उन्हें भी साफ सफाई के बाद बंद करने का काम तेज कर दिया गया। यही नहीं, कबूतरों को दाना डालने पर भी पाबंदी लगा दी गई ताकि बर्ड फ्लू के खतरे से बचा जा सके। अगर कोई दाना फेंकने आएगा तो उस पर तो कार्रवाई होगी ही, और उस पार्क में जो अधिकारी होगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। यही वजह रही कि दिल्ली के न्यू प्रिंस कॉलोनी इलाके के एक पार्क में जब कुछ लोग दाने की पोटली लेकर पहुंचे तो वहां मौजूद एमसीडी के कर्मचारी ने उन्हें इस फैसले की जानकारी दी। बर्ड फ्लू फैल चुका है और हर जगह पूरी दिल्ली के अंदर दाना डालना बैन कर दिया गया है। पक्षियों को दाना डालने से रोकने के लिए सभी बड़े पार्कों में एमसीडी के कर्मचारी मौजूद रहेंगे। जो हमारे बड़े बड़े पार्क हैं उनके बाहर हमने बोर्ड लगा दिए, क्योंकि अगर दाना डालेंगे तो पक्षी इकट्ठे होंगे। बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए उठाए गए इस कदम को डॉक्टरों ने भी सराहा। बहुत ही अच्छा कदम ये उठाया एमसीडी ने। हम लोगों की एक ये रिक्वेस्ट भी थी एक्चुअली अथॉरिटीज से। पार्कों में पक्षियों पर ही नहीं, रास्तों पर कबूतरों को दाना डालने पर भी एमसीडी ने पाबंदी लगा दी। हालांकि कुछ लोग इस फैसले का विरोध करते हुए प्रशासन से पक्षियों के खाने का इंतजाम करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोरोना संकट में बर्ड फ्लू से बढ़ती दहशत की वजह से नगर निगम किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। इसलिए न सिर्फ कबूतरों और पक्षियों को दाना डालने पर बैन लगाया गया, बल्कि मीट शॉप और रेस्टोरेंट में भी चिकन पर पाबंदी लगा दी गई। ये पाबंदी पूरी दिल्ली में यानी तीनों नगर निगमों ने अपने अपने इलाकों में लागू करने का फैसला लिया। यही नहीं, मुर्गे मुर्गियों की खरीद बिक्री पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई। साथ ही रेस्टोरेंट और ढाबों में चिकन या उससे बनी किसी भी चीज को परोसने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। मध्य प्रदेश के झाबुआ के मशहूर मुर्गे कड़कनाथ में बर्ड फ्लू मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है, लेकिन वायरस की वजह से कड़कनाथ का कारोबार करने वालों को बड़ा नुकसान हुआ है। फार्म के मालिक के मुताबिक वो महेंद्र सिंह धोनी का ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे। जिस जगह पे ये बर्ड फ्लू पॉजिटिव केस आया था, वहाँ जो संबंधित सेंटर में जो ये चिक्स हैं और जो बर्ड्स हैं उनको कल किया गया था, और उसी के साथ साथ 1 किलोमीटर रेडियस में जितने भी इस तरह के बर्ड्स पाए गए थे, चाहे वो संक्रमित हो अथवा नहीं, उनको एहतियातन से कलिंग की गई है। हमारा घर का माल नहीं था, हमने बुकिंग पे तैयार किया था। महेंद्र सिंह धोनी जी का 2000 का ऑर्डर था। उसके बाद में जो हमारे अंडे वाली मुर्गियाँ थी वो भी मर गई। तो अब ये हम लोग कहाँ से उनको इतना बड़ा ऑर्डर हमारा आ गया, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। और मेरी मांग है प्रशासन से कि इसका जैसे भी हमारी थोड़ी भरपाई हो जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 साल पूरे हो गए और इस मौके पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना से जुड़े तमाम विभागों के अफसरों को बधाई दी और ये दावा किया कि इस योजना के जरिए किसानों के हालात में बड़ा बदलाव आया।
योजना के फायदों की वजह से अब तक 25 करोड़ किसान फसल बीमा योजना से जुड़ चुके हैं। इस योजना में 25 करोड़ से अधिक किसान बीमित हो चुके हैं। प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ किसान नए जुड़ रहे हैं। केंद्र की इस योजना के तहत बेहद कम प्रीमियम पर फसलों का बीमा किया जाता है। सूखा, बाढ़ या किसी और मुसीबत के कारण फसल खराब होने पर किसानों को नुकसान की पूरी भरपाई की जाती है। यूपी के मिर्जापुर में न्यूज़ 18 की टीम को ऐसे कई किसान मिले जिन्होंने पिछले साल ही बीमा की योजना का फायदा उठाया। ओले गिरने के कारण पूरी फसल बर्बाद होने पर फसल बीमा योजना किसानों का सहारा बनी। बीमा कराए थे, उसका हम लोगों को भरपूर बीमा का लाभ मिला। मेरा क्या कहते हैं, बीमा का पैसा 1,84,000 रुपये आया। केंद्र सरकार ने योजना से जुड़े बैंकों से अपील की है कि योजना के फायदों को दूर दराज तक के किसानों तक पहुंचाया जाए ताकि पूरे देश के किसानों को योजना से जोड़ा जा सके। साइना नेहवाल थाईलैंड ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। साइना नेहवाल ने थाईलैंड ओपन के पहले दौर में 21-15 और 21-15 से जीत हासिल की। इसी के साथ वो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नासिक में 2 जगह सरपंच पद के लिए हुए चुनावों को रद्द कर दिया। इन दोनों इलाकों में कुछ लोगों पर दिसंबर में सरपंच पद के लिए नीलामी आयोजित करने का आरोप लगा था, जिसकी जांच के बाद राज्य चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर जमा कुछ किसानों ने लोहड़ी पर कृषि सुधार कानूनों की कॉपियां जलाईं और इन कानूनों पर अपनी नाराजगी जताई। पटना में इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर की हत्या पर सियासी घमासान छिड़ गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के ट्वीट के बाद पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। बिहार में अपराधियों का तांडव हो रहा है, अपराधी का सुनामी आ गया है अपराध का। कांग्रेस ने भी आरजेडी के सुर में सुर मिलाते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। बड़ा तमाचा है और चुनौती है बिहार सरकार के लिए। विपक्ष का हमला बढ़ा तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। कोई हमको नैतिकता का या हमको कोई उपदेश न दे जिन्होंने अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का एक वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें पार्टी से हटा दिया गया। वायरल वीडियो में तौकीर रजा नाम का ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करता नजर आया। राहुल गांधी और बता। वीडियो सामने आने के बाद खुद को घिरता देख कांग्रेस ने उल्टा बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे डाली। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कपिल मिश्रा का वीडियो भी वायरल करना चाहिए, जिसमें उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए तमाम तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिकी संसद के निचले सदन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया है। ट्रंप महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में 197 के मुकाबले 232 वोट पड़े। इतना ही नहीं, 10 रिपब्लिकन सांसदों ने भी ट्रंप के खिलाफ वोट डाला। महाभियोग का प्रस्ताव पास होने के लिए 218 वोटों की जरूरत थी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन पर दूसरी बार महाभियोग चलेगा। पिछले हफ्ते ट्रंप समर्थकों ने अमेरिका की संसद में हिंसक प्रदर्शन किया था, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई थी। उसी के बाद समर्थकों को उकसाने के आरोप में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, जो आज वहां के सदन में पास हो गया। अब इस प्रस्ताव पर ऊपरी सदन में बहस होगी। आपको बता दें, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म होगा और महाभियोग की प्रक्रिया अगर आगे बढ़ती है तो इसमें लंबा वक्त लगेगा। ट्रंप अपना 1 हफ्ते का बचा हुआ कार्यकाल तो पूरा कर ही लेंगे। On this vote, the ayes are 232, the nays are 197. The resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid upon the table. इस बीच ट्रंप ने एक बयान जारी कर पिछले हफ्ते अमेरिकी संसद में हुई हिंसा की निंदा की, लेकिन महाभियोग प्रस्ताव पर वो कुछ नहीं बोले। Violence and vandalism have absolutely no place in our country and no place in our movement. झारखंड के कोडरमा में कोयला लूट रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। एक दिन पहले पुलिस ने एक इलाके में छापेमारी कर अवैध कोयले के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, लेकिन जब्त किए गए कोयले की सुरक्षा में किसी जवान को नहीं लगाया गया, जिस वजह से अगले ही दिन उसकी लूट शुरू हो गई। इसकी खबर मिलने के बाद वहां पहुंची पुलिस ने लूटपाट कर रहे लोगों पर दौड़ा दौड़ा कर लाठियां भांजी। इस कार्रवाई से वहां हड़कंप मच गया। पुलिस की मार से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। लूटपाट में शामिल कई महिलाएं भी तेजी से दौड़ पड़ी। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले कई लोग वहां से कोयला चुरा कर निकल चुके थे।
दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसानों के साथ आई कुछ महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए शर्मनाक तरीका अपनाया। इन लोगों ने बॉर्डर पर लोहड़ी का त्योहार मनाया, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने कृषि सुधार कानूनों का मुद्दा ही उठाया। हद तो तब हो गई जब लोहड़ी मनाने पहुंची महिलाओं ने पीएम के विरोध में ऐसा गीत गाना शुरू कर दिया जिसके शब्द शर्मिंदा करने वाले थे। बात देश के प्रधानमंत्री की थी, लिहाजा कांग्रेस ने भी उनके खिलाफ गलत शब्दों के इस्तेमाल की आलोचना की। प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अमेरिका को अपना दुश्मन नंबर 1 मानने वाले उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियार बनाने के अपने मिशन को और तेजी से बढ़ाने का ऐलान किया। वहां के शासक किम जोंग उन ने अपनी पार्टी की एक अहम बैठक में इसकी घोषणा की, जहां उन्होंने खुले शब्दों में ये साफ कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उत्तर कोरिया परमाणु बम बनाना नहीं छोड़ेगा। यही नहीं, किम ने देश की सेना को और मजबूत बनाने का भी ऐलान किया। 8번째로 열린 본 대회는 혁명과 건설의 새로운 고적이 इतना ही नहीं, किम ने खुले तौर पर अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी बता डाला। इससे पहले किम भारी बर्फबारी के बीच अपने पिता और दादा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वो पैदल ही उस इमारत तक पहुंचे जहां उनके पिता और दादा के पार्थिव शरीरों को तकनीक की मदद से सुरक्षित करके रखा गया। इस दौरान सेना के कई बड़े अधिकारी और नेता भी उनके साथ नजर आए। उनके इस दौरे के लिए वहां जोरदार तैयारियां की गई थी। जैसे ही किम हॉल के अंदर पहुंचे, वहां मौजूद जवानों ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने पिता और दादा को सिर झुकाकर श्रद्धांजलि दी। गोरखपुर में कोरोना वैक्सीन की 30,000 डोज पहुंच गई। देश के कई शहरों की तरह यूपी के गोरखपुर में कोरोना वैक्सीन की 30,000 डोज पहुंच गई। ये वैक्सीन स्पाइस जेट के विमान से मुंबई से गोरखपुर पहुंची। बताया गया कि 16 तारीख को गोरखपुर में ये वैक्सीन करीब 2,000 लोगों को लगाई जाएगी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल को जोड़ने वाला पुल कोरोना संकट के शुरू होने के बाद से ही बंद पड़ा है। खबर है कि नेपाल ने पिथौरागढ़ प्रशासन को हर हफ्ते 2 दिन इस पुल को खोलने का प्रस्ताव भेजा, जिस पर अमल किया जा रहा है। इस पुल के बंद होने से वहां के कारोबार पर भी खासा असर पड़ा है। सिंघू बॉर्डर पर लोगों ने बीजेपी के पूर्व विधायक नील दमन खत्री की होर्डिंग फाड़ दी। बताया गया कि उस होर्डिंग में बीजेपी के कई नेताओं की तस्वीर भी थी। होर्डिंग फाड़ने का आरोप आंदोलन कर रहे कुछ किसानों पर लगा। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई। भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड ने स्पेन को जमा कर रख दिया। इस हाड़ कपा देने वाली ठंड से 7 लोगों की जान भी चली गई। वहां पिछले 2 दशक में पहली बार पारा -25 डिग्री तक पहुंच गया, जिसके बाद सब कुछ बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। स्पेन के साइबेरिया कहे जाने वाले मैड्रिड के बेलो कस्बे में तापमान -25 डिग्री तक गिर गया, जिसके बाद लोगों की जिंदगी भी ठहर गई। मैड्रिड से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें पूरा शहर बर्फ के आगोश में सिमटा दिखा। सड़कें और गलियां बर्फ से पट गईं और हरे भरे पेड़ों पर सफेदी छा गई। रास्तों पर चल रही गाड़ियां भी जगह जगह दम तोड़ती नजर आई। घरों से घूमने फिरने या जरूरी काम से निकले लोगों ने बर्फ में फंसने के बाद अपनी खींच भी जाहिर की। I get stuck in Madrid, so I think, okay, I'll go back home. हालांकि उनकी मुश्किलें कम करने के लिए रास्तों से बर्फ हटाने का काम भी साथ साथ चलता दिखा। यहाँ वहाँ जमा बर्फ के ढेर को हटाने के लिए कहीं मशीनों की मदद ली गई, तो कहीं कई गाड़ियाँ इस काम में जुटी नजर आईं। बताया गया कि 5 दशकों के बाद वहाँ लगातार 30 घंटे तक बर्फ गिरी। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों की वजह से सैकड़ों फैक्ट्री मालिक परेशान हैं, जिनका काम किसान आंदोलन के शुरू होने के बाद से ही चौपट है और वो आंदोलन के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर के करीब सोनीपत का कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया भी ऐसी ही जगहों में से एक है, जहां करीब 1800 फैक्ट्री हैं, जिनमें ज्यादातर एक्सपोर्ट पर निर्भर हैं। इन फैक्ट्रियों में आंदोलन शुरू होने के बाद से ही कामकाज ठप है। सैकड़ों फैक्ट्री ठप होने से अब तक सैकड़ों करोड़ के नुकसान का अनुमान है और फैक्ट्री में काम करने वाले 1 लाख से ज्यादा लोगों पर रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। लॉकडाउन के दौरान महीनों बंद रहे कारखानों के लिए ये दौर उससे भी ज्यादा कठिन साबित हो रहा है। केवल सोनीपत का कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया ही नहीं, बल्कि हरियाणा और दिल्ली में कई ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया हैं जिनमें किसान आंदोलन की वजह से कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा है।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ गारमेंट लेबल फैक्ट्री में, और इस फैक्ट्री में अगर हम बात करें तो जो शर्ट और जो पैंट जीन्स वगैरह हम पहनते हैं, जो कंपनियों का जो लेबल लगा होता है वो लेबल यहाँ पर तैयार होता है। और ये देखिए हर तरफ इस फैक्ट्री में आपको दिखेंगे मशीन दिखेंगी मशीनें, और यहाँ पर देखिए आपको कोई भी कर्मचारी इस मशीनों को चलाता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि इन मशीनों को आज से तकरीबन मैं बात करूँ तो 50 दिन पहले ये मशीनें रेगुलर यहाँ पर चल रही थी। लेकिन इस फैक्ट्री के ओनर से जब मेरी बात हुई है, जो मालिक से हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि रोज़ाना 10 से 15 मिनट के लिए अपने मशीनों को एक बार चालू जरूर करते हैं, चलाते ज़रूर है, ताकि ये रनिंग में रहे। देखिए कभी यहाँ पर आज से 50 दिन पहले यहीं पर खड़े होके जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे थे, इस मशीन को चलाते थे। लेकिन आज के तारीख में जो आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, किसान आंदोलन, वो भी 50 दिन उसके पूरे हो गए हैं। उसके वजह से जो मजदूर हैं वो इन फैक्ट्रियों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, और ये जो फैक्ट्री मालिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मेरे साथ यहाँ पर 2 लोग यहाँ पर खड़े हैं जो कि इस फैक्ट्री के मालिक हैं, और इनका कहना है कि करोड़ों रुपए का अभी तक नुकसान हो चुका है। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, 50 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन में, किस तरीके से इस 50 दिन को आप लोगों ने गुजारा है? कितने कर्मचारी यहाँ पर आ पा रहे हैं? किस तरीके से नुकसान हुआ? कितने का नुकसान हुआ? करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है जी, और कम से कम हमारा लेबर का जो कॉस्टिंग का जो हमारा नुकसान हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। सबसे मेन चीज़ है कि हमारा रॉ मटेरियल अंदर नहीं आ पा रहा है। जो हमारा लेबर की वजह से जो प्रॉब्लम है वो तो है ही है, उसके अलावा जो हमारा गुड्स फिर भी तैयार हो रहा है वो हमारा बाहर नहीं जा पा रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो सब कैसे करेंगे हम इस चीज़ को? जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं फर्श पर इतने ज़्यादा कपड़े हैं, यहाँ पर रोज़ाना कितने इस फैक्ट्री में कर्मचारी काम करते थे और कितने यहाँ पहुँच पा रहे हैं? क्योंकि देख पा रहा हूँ 2 ही 4 हैं। हमारे पास जो है जी अभी मुश्किल से 30 से 40% लेबर ही पहुँच पा रही है। हम लोग भी दूर से आते हैं, हमें भी 1-1 घंटे 1.5 घंटे हो जाते हैं यहाँ पहुँचने में। जो नुकसान है वो तो है ही है, रास्ते नहीं मिलते आने के लिए, 2-2, 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर से घूम के आना पड़ता है। जो रॉ मटेरियल आना होता है 4-4 घंटे गाड़ी फंसी होती है जामों में, उसके बाद किसी तरह से कहीं भी जाके दिन में एक आधी गाड़ी पहुंच पाती है यहाँ। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में वेतन के मुद्दे पर सरकारी शिक्षकों ने इमरान सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये लोग लंबे समय से सरकार से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब तमाम कोशिशों के बाद भी मांग पूरी नहीं हुई तो इन लोगों ने इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विरोध जताने के लिए हजारों की संख्या में शिक्षकों ने मुजफ्फराबाद की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें एक तस्वीर में सैकड़ों की संख्या में लोग हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर शहर की एक सड़क पर चलते दिखे। दिखने में ऐसा लगा जैसे पूरा शहर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गया। इस दौरान वहां पुलिस भी मौजूद रही, जिसने हालात बिगड़ने पर उन पर लाठीचार्ज कर दी। कई लोग तो भाग निकले, लेकिन जो पकड़े गए उन्हें पुलिस वाले मार पीट कर वहां से ले गए। कुछ लोग तो पुलिस के साथ हाथापाई करने लगे। इस बीच टीचरों ने सरकार से वेतन बढ़ाने की मांग की और मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की धमकी दी। हम उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे, हमारा खून क्या बल्कि हमारी जान भी चली जाए जब तक हम अपने हकूक़ हासिल नहीं करेंगे। शिक्षकों के इस प्रदर्शन से पूरा शहर जैसे ठप पड़ गया। हालांकि बाद में पुलिस ने सड़क पर हंगामा कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ दिया, लेकिन इस कार्रवाई में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। गुना में कांग्रेस ने केंद्र के कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के गुना में कांग्रेस ने केंद्र के कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग भी की। किसान यहाँ पर भी एक तरफा इस कानून के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पिछले 19 दिनों से हड़ताल पर बैठे ग्राम पंचायतों के सचिवों ने भूख हड़ताल का फैसला किया। पक्की नौकरी की मांग पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राज्य सरकार से जल्द उनकी मांगों पर ध्यान देने की अपील की। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तब तक हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक आदमी ने अपनी साइकिल की मदद से पूरे ट्रैफिक को रोक दिया। बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए आदमी ने प्रशासन से नौकरी की मांग करते हुए इस तरह का हंगामा किया।
यूरोप के देश स्वीडन में भारी बर्फबारी और तूफान ने वहां के लोगों के सामने कड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। कई इलाकों का तापमान माइनस में जाने की वजह से वहां के लोग लंबे वक्त से अपने घरों में ही कैद हैं। लेकिन इस बर्फबारी की वजह से उन लोगों का घरों के अंदर रहना भी मुश्किल हो गया। असल में पहले तूफान की वजह से वहां के कई इलाकों की बिजली कट गई और फिर बर्फबारी ने चुनौती दोगुनी कर दी। वहां की सरकार ने भी इन हालात से निपटने के लिए बर्फ हटाने वाली कई मशीनें सड़कों पर उतार दी। कुछ इलाकों में तो बर्फ की 4 फीट तक मोटी परत जमी नजर आई। वहां की सड़कें, रेल लाइन और सभी मकान बर्फ से दबे नजर आए। बताया गया कि बर्फबारी की वजह से वहां के करीब 3000 घरों की बिजली कट गई और इन्हीं हालात में बिजली की समस्या को दूर करना भी वहां की सरकार के लिए चुनौती बन गई। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम से पहले जवानों ने रिहर्सल की। 26 जनवरी को राजपथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम से पहले दिल्ली कैंट में जवानों ने रिहर्सल की। मैदान में ईमान, बात और शान से प्रवेश करता भारतीय बस का महान रेजिमेंट था। पहाड़ों से चलने वाली बर्फीली हवाओं की वजह से पूरे उत्तर भारत में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में तो पारा 3 डिग्री के करीब पहुंच गया। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री दर्ज किया गया है, तो वहीं विजिबिलिटी भी कम है। लेकिन सर्दी के सितम से राहत मिलती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। न्यूनतम तापमान में गिरावट थोड़ी बहुत और दर्ज की जा सकती है, तो ऐसे में ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। टीम इंडिया ने आखिरी टेस्ट से पहले ब्रिस्बेन में अभ्यास शुरू कर दिया। इस दौरान रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल और कुलदीप यादव समेत कई खिलाड़ी मैदान में नजर आए। हालांकि फिट न होने की वजह से बुमराह और मयंक अग्रवाल के खेलने पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। मुंबई में शनिवार को 3 जगहों पर दोबारा कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। इसके लिए मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने पूरी तैयारी होने का दावा किया। 15 तारीख को भी हम थोड़ा सा एक छोटा 3 जगह में प्लेस में करने वाले हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में टीएमसी के पूर्व सांसद और कारोबारी केडी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस पर टीएमसी ने बयान जारी किया और बताया कि केडी सिंह अब पार्टी का हिस्सा नहीं है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में एक हादसे के बाद लोगों में टमाटरों को लूटने की होड़ मच गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब टमाटरों से भरा एक छोटा ट्रक सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर से टकराकर पलट गया और उसमें रखे सारे टमाटर सड़क पर बिखर गए। सड़क पर गिरे टमाटरों को देख वहां पास के रहने वाले लोगों को लगा जैसे उनकी लॉटरी लग गई। इस हादसे में कुछ लोग घायल भी हुए, लेकिन टमाटरों के आगे किसी ने उनकी परवाह नहीं की। बच्चे, बूढ़े और नौजवान सभी सड़क पर बिखरे टमाटरों पर टूट पड़े। कोई थैले भरकर टमाटर ले गया तो किसी ने बर्तनों में अपनी जरूरत के हिसाब से टमाटर रखे। जब तक पुलिस वहां नहीं पहुंची तब तक टमाटरों की लूट चलती रही। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में 4 लोग मामूली रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। 2 फंसे हुए थे, जिसमें पुलिस पार्टी जो गई वहां पर तत्काल ग्रामीणों को मदद से उसको हाथ को निकाला गया। बताया गया कि कुछ ही देर में वहां सड़क पर बिखरे सारे टमाटर इलाके के लोगों ने साफ कर दिए। जापान में हुई रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी अब तक तो लोगों का जीना ही दुश्वार कर रही थी, लेकिन अब वो उनका काल साबित हो रही है। बर्फीले तूफान की वजह से वहां करीब 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 250 से ज्यादा घायल। महज 1 महीने में वहां तीसरी बार खतरनाक बर्फीले तूफान ने 6 फीट से भी ज्यादा बर्फ गिरा दी, जिसकी वजह से खून जमा देने वाली कड़ाके की ठंड में जिंदगी भी जमकर रह गई। कुछ इलाकों में तो सड़क पर बर्फ का 11 फीट तक ऊंचा ढेर जमा है। जापान के निगाता प्रांत से बर्फबारी की जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें चीजें बर्फ से ढकी नहीं बल्कि बर्फ के ढेर में गायब नजर आईं। इतनी बर्फ गिरी कि पार्किंग में खड़ी गाड़ियां तो उसमें गुम ही हो गई। वीडियो देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वहां कारें खड़ी थी, क्योंकि वो तो इग्लू बनी नजर आई। सड़क किनारे चलने की भी जगह नहीं बची। बर्फ के जिद्दी ढेर को हटाने के कमर तोड़ काम ने लोगों को दिन में तारे दिखा दिए। आसमान से सफेद आफत ऐसी बरसी कि उसके आगे आधुनिक उपकरण भी फेल नजर आए। बर्फ काटने के लिए बनी मशीनें उसके विशाल ढेर के सामने ऊंट के मुंह में जीरे जैसी दिखी। हालांकि कुछ लोगों ने इस मुसीबत में भी मस्ती करने का मौका ढूंढ ही लिया। हालांकि इतना तांडव करने के बाद भी मौसम जापान पर रहम खाने को तैयार नहीं है। वहां बर्फबारी पूरे शबाब पर होती नजर आई।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में प्रशासन ने बस स्टैंड के सामने बनी कई अवैध दुकानों को गिराने की कार्रवाई की। प्रशासन की इस कार्रवाई से वहां कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया, क्योंकि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए वहां खुदाई करने वाली कई मशीनें बुलाई गई और फिर एक एक कर सभी अवैध निर्माण गिरा दिए गए। इस कार्रवाई के दौरान वहां किसी तरह का कोई बवाल ना हो, इसे देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। फर्रुखाबाद में तकरीबन 6 से अधिक जेसीबी इस समय मौके पर चल रही हैं, जिन्होंने यहां पर पूरा अतिक्रमण जो था ये सब हटा दिया। बताया गया कि पिछले कई साल से वहां लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर अपनी दुकानें बनाई थी और 5 साल पहले प्रशासन की तरफ से उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था। प्रशासन के नोटिस पर भी जब लोगों ने अवैध कब्जे को खाली नहीं किया तो फिर उन दुकानों को गिरा दिया गया। बढ़ चढ़कर बातें करने वाले चीन की कोरोना वैक्सीन भी उसके सामान की तरह फिसड्डी साबित हुई। News18.com की रिपोर्ट है कि ब्राजील में चीन की वैक्सीन का जो डेटा जारी किया गया उसमें वो सिर्फ 50% ही कारगर पाई गई। इससे पहले चीन ने अपनी वैक्सीन के लिए बड़े बड़े दावे करते हुए उसे हल्के लक्षण वाले मरीजों पर 78%, जबकि गंभीर लक्षण वाले मरीजों पर 100% कारगर बताया था। लेकिन जब ब्राजील में इसी वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का डेटा जारी किया गया तो चीन की पोल खुल गई। यानी अभी तक कोरोना के जितने भी टीकों को इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है उनमें चीन की वैक्सीन सबसे पीछे है। हालांकि चीन पहले ही दुनिया के कई देशों को अपनी कोरोना वैक्सीन बेचने के लिए समझौते कर चुका है और इसी बहाने वो अपनी इमेज भी चमकाना चाहता है। लेकिन नए आंकड़ों के सामने आने के बाद चीन की इस वैक्सीन डिप्लोमेसी को भी करारा झटका लगा है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार सुबह वो पूछताछ के लिए एनसीबी के दफ्तर पहुंचे थे। 10 घंटे की पूछताछ के बाद एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आज समीर खान को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उधर बीजेपी ने नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग की है। समीर खान ड्रग कंज्यूम करता है या फिर सिर्फ लेन देन है उसके इसमें इन्वॉल्वमेंट? वो अभी और भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। माननीय न्यायालय के सामने प्रोड्यूस करेंगे तो आपको चार्जेस पता चल जाएंगे। सर, किसी और को बांद्रा में से डिटेन किया गया है? नहीं, अभी नहीं है। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक, उनके दामाद ड्रग कार्टेल ड्रग लॉर्ड समीर खान, उनकी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने अभी गिरफ्तारी की है। नवाब मलिक जी का मंत्रिमंडल से तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक नदी में मुगल काल के सिक्कों की तलाश में एक पूरा गांव जुट गया। 10 दिन पहले वहां के लोगों में एक अफवाह फैली कि नदी में एक आदमी को 8 से 10 सोने के सिक्के मिले। फिर क्या था, पूरा गांव उस नदी में सोने के सिक्कों की तलाश में कूद पड़ा। गांव की महिलाएं हों या फिर बूढ़े, बच्चे, जवान, कोई भी पीछे नहीं रहा। अफवाह उड़ते ही सभी ने नदी को हर तरफ से खोदना शुरू कर दिया। अपना काम धंधा छोड़कर सभी सिक्कों की तलाश में लग गए। इनको 8 से 10 दिन यहाँ पर हो गए हैं। प्रशासन से जब हमारी बात हुई तो प्रशासन ने ये बताया कि ये सिर्फ अफवाह है। कई दिन बीत गए लेकिन किसी को भी अब तक इस नदी से सोने का एक भी सिक्का नहीं मिला। हाँ, कुछ लोगों के हाथ कुछ पुराने सिक्के जरूर लगे, लेकिन ये वो नहीं थे जिनके लिए ये लोग इतने दिनों से पसीना बहा रहे हैं। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।